रात में बाहर मत जाना बेटा, हवाएं आजकल सही नहीं चल रही है। हाँ दादी, सोने ही जा रहा हूँ। अरे अरे सुरेश, मुझे कुछ खींच रहा है, बचाओ। श्यामू रुक जा, पकड़ मेरा हाथ। श्यामू श्यामू। रामपुर गांव के बाहर फैला था एक घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच था एक बूढ़ा बरगद का पेड़, जिसके बारे में गांव वाले बस एक ही बात कहते थे कि उसके पास मत जाना, वहाँ कुछ है। सुरेश शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। उसे गांव की बातें अब अजीब लगती थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। रात का समय, सुरेश खाट पर लेटा है, बाहर तेज हवा चल रही है। यार गांव आके सुकून तो मिला है, शहर में ये बात कहाँ है। लेकिन ये हवा इतनी डरावनी क्यों लग रही है? अचानक उसे दूर से कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पुकार रहा हो। सुरेश, ओ सुरेश, आजा, इधर बरगद के पास आ। ये क्या था? कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन? सुरेश बेटा, सुरेश सो गया कि जग रहा है? रात में बाहर मत जाना बेटा, हवाएं आजकल सही नहीं चल रही है। हाँ दादी, सोने ही जा रहा हूँ। पर दादी, आपने आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज? किस आवाज की बात कर रहा है तू? कुछ नहीं दादी, शायद मुझे नींद आ रही है। चलो मैं सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह सुरेश अपने बचपन के दोस्त शामू से मिलने जाता है। दोनों तालाब के किनारे बैठकर बात करते हैं। तेरा शहर से आया दिमाग भी अब गांव की बातें मानने लगा क्या? आवाजें, बरगद, ये सब बकवास है। नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल रात साफ साफ किसी ने मेरा नाम लिया और आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। तो चल, आज रात चलते हैं उस बरगद के पास। तू डरता है, मैं नहीं डरता। पागल है क्या? दादी ने मना किया है और गांव में सब कहते हैं बरगद के पास मत जाना। अरे डरने से कुछ नहीं होता। चल आज रात दो दोस्त मिलकर गांव का सबसे बड़ा झूठ खोलेंगे। रात होती है, दोनों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल में सन्नाटा है, दोनों धीरे धीरे चलते हैं। यार अब थोड़ा डर लग रहा है, ये पेड़ पौधे भी अजीब साउंड कर रहे हैं। कितना डरावना जंगल है। किताबों का हीरो बनेगा और यहाँ आवाजों से डर रहा है। चल ना, कुछ नहीं होगा। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं। पेड़ बहुत पुराना और घना है, हवा में एक अजीब सी थरथराहट है। ओए, कुछ नहीं है यहाँ, देख लिया ना, सब फालतू की बातें थी। हमें अब वापस चलना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये क्या हो रहा है? ये अचानक से इतनी तेज हवा कहाँ से चलने लगी? अरे अरे सुरेश, मुझे कुछ खींच रहा है, बचाओ। श्यामू रुक जा, पकड़ मेरा हाथ। श्यामू श्यामू। लेकिन श्यामू अचानक आंखों के सामने गायब हो जाता है। बस उसकी आवाज रह जाती है जो दूर तक जाती है, बचाओ। सुरेश वही जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती है। श्यामू, ये क्या हो गया? तू कहाँ चला गया? कोई तो बताए। दादी की बात मान लेनी चाहिए थी। श्यामू के गायब होने के बाद सुरेश किसी तरह वो रात को घर वापस लौटा, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ डर और सवाल थे। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। एक और चला गया। औरतों ने सही कहा था, बरगद के पास नहीं जाना चाहिए था। पिछली बार भी रमेश ऐसा ही गायब हुआ था, उसकी भी लाश नहीं मिली थी, बस जूते पड़े थे। किसकी गलती थी? क्या तुम सब जानते थे कि कुछ हो रहा है वहाँ, फिर भी किसी ने नहीं बताया? बोलने से कुछ नहीं बदलता बेटा। बरगद के पास जो गया वो लौटा नहीं, बस यही जानते हैं हम। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। अब मैं क्या करूं दादाजी? सुरेश घर लौटता है।
वहाँ राम प्यारी दादी तुलसी में पानी दे रही होती है। सुरेश जैसे ही उनके पास आता है वो सब समझ जाती है। तू गया था ना बरगद के पास, मैंने मना किया था बेटा, वहाँ हवा नहीं बहती, वहाँ मौत घूमती है मौत। दादी, वो मेरी आंखों के सामने खींचा गया, बस एक पल में। मैं कुछ नहीं कर सका। वो क्या था, कहाँ चला गया मेरा दोस्त? बात आज की नहीं है सुरेश, ये कहानी 50 साल पुरानी है। उस पेड़ के नीचे कुछ तो दफन है, कुछ जो कभी जाग जाता है। क्या दफन है दादी? क्या आपने कभी देखा है कुछ वहाँ? नहीं देखा, लेकिन सुना है बेटा। एक तांत्रिक आया था, नाम था नागर रक्षित। उसने बरगद के नीचे तंत्र साधना की और कुछ बंद कर गया। पर किसने बताया ये सब आपको? कोई तो होगा जो सच जानता होगा। चित्रेश्वर, वही जानता है सारा सच। जंगल में रहता है वो साधु, बाकी सब डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते। तब तो मैं जाऊंगा। अगर शामू को नहीं बचा सका तो कम से कम उसके पीछे की सच्चाई तो पता करूंगा। जाना है तो अकेले मत जाना, वो जंगल अब खाली नहीं। कोई है जो हराहट पर नजर रखता है बेटा। अगले दिन सुरेश अपने बचपन के दोस्त रिंकी से मिलने जाता है। रिंकी गांव की होशियार लड़की मानी जाती है। क्या तू सच में बरगद के पास गया था? तूने दादी की बात क्यों नहीं मानी सुरेश? मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है, लेकिन अब जो देखा है वो भूल नहीं सकता। ठीक है, मैं साथ चलूंगी। अगर तुझे उस साधु से मिलना है तो अकेले नहीं जाना चाहिए। रिंकी, वहाँ जाना खतरनाक है, तो क्यों अपनी जान जोखिम में डालें? क्योंकि शामू मेरा भी तो दोस्त था और तू अकेला नहीं है सुरेश। चलो कल सुबह ही निकलते हैं। उस रात सुरेश फिर से अकेला बैठा होता है, शामू की तस्वीर हाथ में लिए। खिड़की के बाहर हल्की सी सरसराहट होती है। शामू, मैं वादा करता हूँ, जो तुझे ले गया उसका सच मैं सबके सामने लाऊंगा। सुबह का समय, जंगल का रास्ता। सुरेश और रिंकी पैदल जा रहे हैं। ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा। कितना सुनसान है ये, पेड़ भी जैसे कुछ छिपा रहे हो। क्या तुझे सच में लगता है कोई साधु यहाँ रहता है? दादी ने कहा था चित्तेश्वर ही जानता है बरगद का राज। अब उम्मीद बस उसी से है। मैं चाहता हूँ जो शामू के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखती है, बाहर धुआं उठ रहा है। वो देख, लगता है वही जगह है। झोपड़ी से धुआं निकल रहा है, कोई अंदर है। हम सीधे अंदर जाएं या आवाज लगाएं? पहले नाम लेकर पुकारते हैं। अगर साधु सच में है तो खुद ही बाहर आ जाएगा। हम दोनों अकेले हैं, कोई जल्दबाजी ठीक नहीं। सुरेश जोर से आवाज लगाता है। साधु बाबा चित्तेश्वर, हम आपसे मिलने आए हैं, हमारी मदद कीजिए। कृपया बाहर आइए, हमारी बात सुन लीजिए। कुछ क्षण बाद झोपड़ी का दरवाजा खुलता है। एक लंबी दाढ़ी वाला साधु बाबा बाहर आता है। तुम दोनों को देखकर समझ गया, तुमने बरगद की सीमा लांघ दी है। अब सवाल नहीं, सच सुनने की जरूरत है। हमें जानना है कि बरगद के पास क्या है और शामू को क्या हुआ। लोग गायब क्यों होते हैं? कोई कुछ साफ नहीं बताता। बरगद के नीचे एक बंद दरवाजा है जो किसी को भी लौटने नहीं देता। 50 साल पहले एक आत्मा को वहां कैद किया गया था, तांत्रिक नाग रक्षित की वजह से। कैद? किसे कैद किया गया था बाबा, और क्यों? क्या वो आत्मा आजाद हो गई है? नहीं, आत्मा आजाद नहीं, लेकिन इसका गुस्सा अब बाहर छलक रहा है। जो भी वहां गया उसने उसकी आहट को महसूस किया और फिर वो नहीं लौटा। शामू भी नहीं लौटा। क्या वो अब मरा हुआ है या उसकी आत्मा भी अब भटक रही है? शामू की देह अब नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा अब पेड़ से बंधी नहीं है, वो आजाद है और यही सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? क्या शामू की आत्मा भी बदल गई है? नहीं,
वो आत्मा श्यामू की नहीं जिससे तुम डरते हो। जो तुम्हें दिखाई देती है वो किसी और की है जो बरगद के नीचे दबा है। तो वो परछाई जो गांव में घूम रही है वो श्यामू की नहीं है, फिर कौन है वो बाबा? वो परछाई कमलेश प्रधान के अतीत से जुड़ी है। उसका भाई जो अचानक लापता हुआ था, अब वही परछाई सबको ले जा रही है बदला लेने के लिए। क्या कोई उपाय है बाबा? क्या हम सब इसको रोक सकते हैं? श्यामू का बदला लेकर गांव को बचा सकते हैं? एक पुराना ताबीज है मेरे पास, लेकिन उसका इस्तेमाल आसान नहीं। मतलब अगर सुरेश ने ताबीज इस्तेमाल किया तो मेरी जान जा सकती है? क्या ऐसी लड़ाई में जीत भी जरूरी है? तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। आत्मा हर रात और ताकतवर हो रही है। तैयार रहो, बरगद फिर जागने वाला है। रात के 2 बजे सुरेश अपने कमरे में ताबीज हाथ में लेकर बैठा है। रिंकी भी वही है। खिड़की से तेज हवा आ रही है। नींद नहीं आती। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पास ही खड़ा हो। इस ताबीज से भी गर्मी सी उठ रही है। मैं भी महसूस कर रही हूँ जैसे कोई खिड़की के पास सांस ले रहा हो। कहीं वो आत्मा तो नहीं? अचानक खिड़की के कांच पर एक परछाई झलकती है। बाहर कोई हलचल नहीं, परछाया अंदर आती है। वो क्या था? तूने देखा ना? ऐसा लगा कोई आया। मैं खिड़की खोल कर देखता हूँ। पागल हो गया है? वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें वो तो जल रही थी। हमारे घर के अंदर कैसे आया कोई? कमरे की लाइट झपकती है और अचानक सब बंद हो जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका और दरवाजा अपने आप बंद। सुरेश, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ बहुत पहले से। कौन है तू? क्या तू श्यामू है? अगर है तो सामने आ, तुझसे बात करनी है। मैं वो नहीं जो तू समझता है। मैं वही हूँ जिसे तुम देखने बरगद के पास आए थे। तेरा दोस्त वो मेरे पास है। अब तू भी वहीं जाएगा। ये क्या कह रहा है सुरेश? हमें बचना होगा। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं होगा हमें। जब तक ये ताबीज हमारे साथ है तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। ये ताबीज ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे फेंक दे, वरना मैं पूरे गांव को जला दूंगा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या चाहते हो तुम? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सब गांव वाले एक हो। तुमने मुझे धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होगा? हम तो तुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। परछाई कुछ देर चुप रहती है। ऐसे आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की। तुम सच्चे लगते हो, इसलिए सुनो। अगर तुम मेरी हड्डियां गंगा में बहा दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन इससे पहले तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी। ये सब कुछ उस प्रधान से जुड़ी हुई है। हम जानना चाहते हैं हर बात, पर तू हमें डराना छोड़ दे। हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, बस तू हमारा भरोसा कर। कौन था तू? तेरा क्या नाम था? और प्रधान जी तेरे क्या लगते थे? मेरा नाम था भानु, कमलेश प्रधान का सगा भाई। हम दोनों ने बचपन साथ बिताया, पर जब मैंने जमीन के हिस्से मांगे उसने कहा मर जा, तभी मिलेगा। क्या? उसने सिर्फ जमीन के लिए तुम्हें? ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। उसने मुझे धोखे से पीठ पीछे वार किया। बरगद के नीचे उसने खुद गड्ढा खोदा। मैं जिंदा था, सांसें चल रही थी, पर उसने मुंह दबा दिया और मिट्टी डाल दी। ये तो नरक से भी नीचे की हरकत है। तब से तो भटक रहा है। हाँ, हर साल कोई उस जगह आता है और मैं उसे खींच लेता हूँ। मेरी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और किसी ने मेरी चिता भी नहीं दी। लेकिन तू अब क्या चाहता है?
बदला या मुक्ति? पहले सिर्फ बदला, अब सिर्फ मुक्ति। पर इसके लिए एक काम अधूरा है। मेरी हड्डियां उसी बरगद के नीचे हैं। हड्डियां? और तू चाहता है कि हम उन्हें गंगा में विसर्जन करें? हाँ, पूरी विधि से। तभी मैं इस लोक से जा सकूंगा, वरना मेरी परछाई इस गांव से कभी नहीं जाएगी। परछाई कमरे में घूमती है, उसके साथ हल्की चीखें गूंजती है, फिर वो ठहर जाती है। पर याद रखना, कमलेश अब भी झूठ बोलेगा। अगर तुम्हारा दिल डगमगाया तो फिर मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। हम डरते नहीं अब, बस तू बता कि हमें क्या करना है, कहाँ खुदाई करनी है? बरगद के दाहिने हिस्से में, जहाँ दो जड़ें मिली हुई हैं, वहाँ मेरी सिसकियाँ अब भी दबी हैं। हम कल ही वहाँ चलेंगे, खुदाई करेंगे और फिर तुझे तेरी सच्ची शांति देंगे। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। कमरे में हल्की गर्माहट लौटती है। सच बोलूं, डर अब भी है, लेकिन गुस्सा ज्यादा है। किसी ने भाई को ही जिंदा काट दिया और पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा। अब वक्त आ गया है उस झूठ को बेनकाब करने का और उस आत्मा को उसकी आखिरी यात्रा देने का। सुबह का समय, पंचायत भवन में भीड़ जमा है। सुरेश और रिंकी सबके सामने खड़े हैं। अब और चुप रहना गुनाह है। मैं सबको सच बताना चाहता हूँ। बरगद के पास जो हो रहा है वो कोई अफवाह नहीं, हकीकत है। हमने उस परछाई से बात की है जो गांव वालों को गायब कर रही थी। वो कोई राक्षस नहीं थी, वो बदला लेना चाहती थी। वो बदला चाहने वाली एक आत्मा थी, आत्मा। क्या तुम उसी आत्मा की बात कर रहे हो जो बरगद के पास दिखती थी? कभी कभी रात में वो मेरे दरवाजे पर साया छोड़ जाती थी। कई साल पहले मेरा भाई भी बरगद के पास गया था, फिर कभी नहीं लौटा। अब समझ आया कुछ तो बड़ा राज छुपाया गया था। तभी कमलेश प्रधान भी आता है। प्रधान जी, अब झूठ मत बोलिए, सच खुद मेरे सामने आया है। उस बरगद के नीचे आपके भाई की आत्मा भटक रही है। चुप रहो सुरेश, क्या बकवास कर रहा है तू गांव में दहशत फैलाना चाहता है। हमने उस आत्मा से बात की है। उसने खुद बताया कि उसे जिंदा दफनाया गया था और वो कोई और नहीं, आपके हाथों मारा गया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, बस वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे डर था नाम खराब होगा, इसलिए आपने उसे मारकर मिट्टी में दबा दिया और आज वो आत्मा गांव के लोगों को उठा रही है। आपका पाप अब पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। उसकी वो आवाज मुझे भी रातों को चैन से सोने नहीं देती। वो आत्मा मेरे भाई की थी जिसे मैंने जिंदा दफन कर दिया था। क्या कहा? अपने भाई को मारा? तो नेता था या कातिल? मेरे हाथों जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित मैं खुद करूंगा। मैं ही खुदाई करूंगा, मेरा ही भाई था वो। हमें ये काम आज ही करना होगा। आत्मा ने वादा किया है कि तभी वो जाएगी, और अगर नहीं किया तो फिर से वो लौट आएगी। दोपहर का समय, गांव वाले और सुरेश रिंकी बरगद के पास पहुंचते हैं। ये वही बरगद है जिसने ना जाने कितनों को निगल लिया। अब इसे खत्म करने का वक्त है। मेरे हाथों जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित मैं खुद करूंगा। मैं ही खुदाई करूंगा, मेरा ही भाई था वो। खुदाई शुरू होती है। थोड़ी देर में एक झोपड़ी और कुछ हड्डियां दिखती है। ये वही है, आत्मा की कैद यही थी। अब इसका अंतिम संस्कार करो। साधु बाबा ने कहा था गंगा में विसर्जन ही आत्मा को मुक्ति देगा। चलो सब मिलकर इसे वहां ले चलते हैं। अगली सुबह घाट पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। गंगा का शांत बहाव दिखता है। भाई, जो मैंने किया उसके लिए माफ कर देना। अब जा जहां तुझे सुकून मिले। देखा, आत्मा को अब शांति मिल गई। अब गांव भी शांति में सांस ले सकता है। एक राज ने कई जिंदगियां तबाह करी है, लेकिन सच ने सब कुछ बदल दिया।
झूठ चाहे जितना भी पुराना हो, एक दिन उजाला आ ही जाता है। गांव लौटते हुए सभी के चेहरे पर राहत थी। बेटा सुरेश, तूने वो किया जो गांव में कोई सोच भी नहीं सका। तू अकेला था, लेकिन तेरा हौसला 100 लोगों के जितना था। अब डर नहीं रहा, अब बरगद भी बस एक पेड़ लगेगा और तू हमेशा याद रहेगा गांव का असली रक्षक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये गांव अब डर के साए में ना जिए और कोई शामू, कोई भाई, कोई आत्मा बरगद के नीचे ना गुम हो। गांव में सब शांत है। बरगद की जगह अब मिट्टी का खाली मैदान है, लेकिन रात को सुरेश की नींद टूटती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। शायद वो मेरा वहम है या कुछ बाकी है। सुरेश, तू भी जाग गया। मुझे भी सपने में वही बरगद दिखा। कहीं आत्मा पूरी तरह मुक्त तो नहीं हुई? हमने सब कुछ किया, फिर भी अगर आवाज आ रही है तो मतलब कुछ अधूरा है। चलो आखिरी बार उस जगह चलते हैं जहाँ बरगद था। रात का समय। सुरेश और रिंकी टॉर्च लेकर पुराने बरगद के स्थान पर पहुँचते हैं। ये जमीन तो खुदी हुई लगती है। किसी ने छेड़छाड़ की है क्या, या कोई अभी भी कुछ छुपा रहा है? देख, ये क्या है मिट्टी में? एक टूटी हुई मूर्ति और ये एक लाल धागा। ये तो साधु चित्तेश्वर के ताबीज जैसा लग रहा है, लेकिन फटा हुआ। वही साधु चित्रेश्वर अचानक पीछे से आते हैं। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। मुक्ति पूरी नहीं हुई क्योंकि आत्मा अकेली नहीं थी। क्या मतलब बाबा? तो वो रोशनी, वो शांति, वो सब क्या था? क्या हमने किसी और को मुक्त कर दिया और असली आत्मा अब भी है? बरगद के नीचे 2 लाशें थी, एक प्रधान के भाई की और दूसरी एक और स्त्री की, जिसे गांव के कुछ लोगों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जलाया था उसी रात। आपने पहले क्यों नहीं बताया बाबा? क्यों छुपाई ये बात? अगर ये आत्मा अब भी भटक रही है तो हम सब फिर खतरे में हैं। मैं डरता था। वो आत्मा आग में मरी थी और वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। वो सबको खत्म करना चाहती है जिसने उस रात चुप्पी साधी थी। तो अब ये आखिरी लड़ाई होगी और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए हमें क्या करना होगा? एक आखिरी उपाय है। गुफा के अंदर एक झील के बीचों बीच एक पत्थर है। उस पर अगर वो ताबीज रख दिया जाए और किसी पवित्र आत्मा का नाम लिया जाए तो आत्मा कैद हो जाएगी। पवित्र आत्मा कौन? क्या कोई गांव में ऐसा है, या क्या बाबा आप खुद? नहीं, सुरेश की आत्मा अब तक परीक्षा में खरी उतरी है। अगर कोई कर सकता है तो वही कर सकता है। सुबह का समय। सुरेश और रिंकी गुफा की ओर बढ़ते हैं, हाथ में नया ताबीज। रिंकी, अगर मैं ना लौटा तो मेरा नाम मत भूलना। गांव को बताना कि डर को हराना भी कोई काम होता है। ऐसी बात मत कर। हम साथ में जाएंगे और साथ में लौटेंगे भी। अब डर को जलाना है हमेशा के लिए। गुफा के भीतर चारों ओर झील का पानी चमक रहा है। सुरेश पत्थर के पास ताबीज रखने बढ़ता है। तू बस हिम्मत रखना, सब अच्छा होगा। आज इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखना है। मैं तैयार हूँ। आत्मा चाहे जितनी शक्तिशाली हो, सच और हिम्मत उससे बड़ी होती है। अब उसका अंत होगा। गुफा के भीतर चारों ओर पानी की झील है। बीच में एक छोटा सा चट्टानुमा टापू है। सुरेश हाथ में ताबीज लेकर वहीं पहुंचता है। बाबा ने कहा था बस इस पत्थर पर ताबीज रखना है, लेकिन अब तो यहाँ सन्नाटा भी डराने लगा है। सुरेश, मेरी आवाज सुन, पीछे मत देखना। वो परछाई अब भी हमारे आसपास है। मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर रही हूँ। चारों ओर एक भयानक काली धुंध फैलती है। उसी में से परछाई उभरती है। चेहरा अधजला, बाल बिखरे, आंखें लाल। कहाँ जा रहे हो?
उसी रास्ते पर जहाँ तुम जैसे सब मरे थे। मुझे कैद नहीं किया जा सकता। मैं बदला हूँ, मैं आग हूँ। तू बदला नहीं, तू पाप की राख है जिसे मिट्टी में मिलना ही होगा। आज तुझे कैद करने नहीं, मुक्त करने आया हूँ। तेरा चेहरा दिख रहा है अब। तो वही औरत है जिसे गांव वालों ने बिना सुने जला डाला था। तो इंसान थी और अब एक चीख बन गई है। मुझे इंसान नहीं समझा गया, चुड़ैल कहा गया। अब मैं सबको वही दर्द दूंगी जो मैंने जिया। अगर तुझे सच में मुक्ति चाहिए तो ये ताबीज ले और अपने अंदर के जहर को खुद खत्म कर, वरना आज के बाद भी कोई और तेरे कारण जलेगा। क्या सच में कोई मुझे समझ सकता है? तुम डर नहीं रहे मुझसे? डर रहे हैं, लेकिन सच के लिए खड़ी भी है। अब तू बस एक फैसला कर ले, बदले का या मुक्ति का। परछाई आगे बढ़ती है। ताबीज खुद ब खुद उसके सीने पर चिपक जाता है। तेज रोशनी फूटती है, चीखें गूंजती है। अब मैं आजाद हूँ। अब मैं आग नहीं, बस राख हूँ, राख। धन्य हो तुम दोनों, तुमने मुझे मेरी पहचान वापस लौटा दी। धन्य हो। रोशनी मिटती है, पानी शांत हो जाता है। झील की सतह पर एक फूल खिलता है। शायद ये उसी आत्मा की शांति का संकेत है। शायद सच में बरगद का डर अब खत्म हो गया। गांव वालों को बताना होगा कि अब डरने की जरूरत नहीं। अब जंगल फिर से जी उठेगा। गांव लौटते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं। कमलेश प्रधान, साधु चित्रेश्वर, बूढ़े बुजुर्ग सब मौजूद है। बेटा सुरेश, तूने वो किया जो गांव में कोई सोच भी नहीं सका। तू अकेला था, लेकिन तेरा हौसला 100 लोगों के जितना था। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ अंधकार टिकता नहीं। तुम दोनों उस रोशनी के दीपक बने। मेरे भाई का बदला भी उस आग ने लिया था। आज पहली बार लग रहा है कि मेरा पाप भी माफ हुआ। अब हम सबको मिलकर वो जगह फिर से जीती जागती बनानी है। जहाँ कभी डर था, वहाँ बच्चे खेलेंगे। बरगद की जगह अब एक खुला मैदान है। बच्चे दौड़ते हैं और एक पेड़ लगाया गया है। डर तब तक रहता है जब तक हम उससे भागते हैं। एक बार सामना कर लिया तो वो डर भी दोस्त बन जाता है। और अब जंगल का सबसे बड़ा रहस्य प्यार, हिम्मत और सच्चाई है। बस यही सिखाया इस बरगद ने।